हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में बात की थी अबाउट कि हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। देखो लास्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, हमने सीखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने देखा कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। फर्दर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात की थी कि इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। हमने सीखा था कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाँ कांस्टेंट हो जाती है, वो सेम नहीं होती है। फिर हमने बात की थी कि हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को यूज करके कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कुछ भी नहीं करना होता है, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिएक्शन के अंदर कोई प्योर सॉलिड प्रेजेंट है तो हम उसका एक्टिव मास कितना लेकर चलते हैं, 1, और फिर हम एक्टिव मास उसका 1 ले लेंगे तो बाकी के एक्टिव मास को कंसिडर करके हम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो आओ आज बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो ये आपके लिए केसेस हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान से सीखना होगा। अलग अलग तरह की रिएक्शंस के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, ठीक, तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। हमने भी बात की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Kp और एक Kc। जब हम एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल लेकर चलते हैं तो हम लोग लिखते हैं Kc, और जब उसे प्रेशर के इक्वल लेकर चलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, Kc। सपोज ये आपके सामने एक रिएक्शन है, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। पहली चीज आप मुझे बताओ, इसके लिए मैं Kp लिख सकता हूँ या Kc? हाँ, वेरी गुड, दोनों लिख सकते हैं ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर मैं इसके लिए Kc लिखूं, Kc, तो बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर। ये मैं आपको लास्ट क्लास ही बता चुका हूं कि अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे ये उस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा होगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। सिमिलरली हम चाहें तो इस रिएक्शन के लिए Kp भी लिख सकते हैं। तो बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ HI होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2। सही है। इसकी जगह कोई और रिएक्शन हो, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ना, एक मैं आपको टर्म सिखाता हूँ, वो अपने बहुत काम में आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं से सिखाना शुरू कर देता हूँ। हम एक टर्म लिखते हैं डेल्टा Ng। क्या लिखते हैं, डेल्टा Ng। G स्टैंड फॉर गैसेस। तो डेल्टा Ng का मतलब क्या होता है, डेल्टा Ng का मतलब होता है टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस क्या होता है, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू होती है। जैसे आप यहां देखें, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, 2, माइनस रिएक्टेंट्स के टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, तो वो भी 1 + 1 2। यानी इस रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा Ng निकालो तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ऐसे हम गैसियस रिएक्शन को कैटेगराइज भी करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हो सकती है जिनके लिए डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल सी दिस रिएक्शन, अगर आपके पास PCl5 गैस है एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, तो आप देखो यहां पर 1 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रहा है। अगर आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालो तो 1 + 1 2 - 1 दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होता है। अब अगर इसका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ इक्वल टू 0 था, यहाँ ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। कैसे, जैसे देखो 1 मोल से 2 मोल गैस बन रही है। अगर हम PV = nRT की बात करें, सब अपने काम में आता रहेगा। तो अगर इधर से इधर जाने पर मोल्स बढ़ रहे हैं तो देखो गैस का प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोल्स बढ़ने पर क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो छोटे छोटे टूल्स हैं, आपको टाइम के साथ साथ यहाँ पर सीखने होंगे जो आगे तक आपके चैप्टर के अंदर काम में आते हैं। खैर
हाल फिलहाल तो मैं सिर्फ डेल्टा Ng पे फोकस कर रहा हूँ, इसका डेल्टा Ng पॉजिटिव है। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए हम Kc भी लिख सकते हैं, तो Kc लिखेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। बताओ Kp लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सही है, गुड आउट। चलिए ऐसी और रिएक्शन देखें, ये भी एक रिएक्शन देखें आप, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। सबसे पहले तो आप मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा Ng बताओ। हाँ वेरी गुड, तो डेल्टा Ng कितना होगा, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट के टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं 1 + 3 दैट इज 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा -2। ये मिल गई आपको डेल्टा Ng की वैल्यू। फिर से क्योंकि एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है आप इसके लिए Kc भी लिख सकते हो, तो बताओ Kc क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। सही है, आप चाहो तो इसके लिए Kp भी लिख सकते हो। बताओ Kp किसके इक्वल बनेगा, वो बनेगा प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। तो पहले तो आप Kp कैसे लिखना सीख रहे हो, तो इसमें ध्यान रखें कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं भूलना है, भूलते अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज। तो थी आपकी पहली रिएक्शन जो कि एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अगले पार्ट पे, 2000 हेट्रोजीनियस रिएक्शंस की, उनमें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे और क्या कंसीडर नहीं करेंगे। फिर देखें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है अपना, हमारे पास कोई हेट्रोजीनियस गैसियस रिएक्शन। तो मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं कि अगर आपके पास एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ गैस होगी, दूसरा पार्ट आपका सॉलिड और क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो इस केस में अगर आपके पास कोई प्योर सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है, बताओ इसके एक्टिव मास को हम लोग यहां पर कितना ले लेंगे, सोचना ही नहीं है। अगर एक गैसियस रिएक्शन है हेट्रोजीनियस, उसमें कोई सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व है, तो आप उस सॉलिड या फिर लिक्विड के एक्टिव मास को कितना लेकर चलोगे, 1 लेकर चलोगे। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस की थी, CaCO3 सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, इसमें जो दोनों सॉलिड है इनके एक्टिव मास को हम 1 लेकर चलेंगे। इस रिएक्शन को हम एक गैसियस रिएक्शन ही मानकर चलेंगे और इसके लिए Kp लिखेंगे जो कि प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल होगा। ध्यान रखें, बहुत काम वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सॉलिड एक्टिव मास 1 है, तो जो Kp होगा वो बेसिकली प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर ही होगा। तो अगर आपको प्रेशर ऑफ CO2 पता है मतलब आपको Kp पता है, या फिर उल्टा अगर आपको Kp पता है तो आपको इक्विलिब्रियम पर CO2 का प्रेशर भी पता है। सिमिलरली जब हम Kc लिखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 के। मान लो रिएक्शन आपके पास ये है कि लेट्स से कुछ सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस, दिस गिव्स लेट्स से SO3 गैस। तो आप रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पे 3/2 O2 आएगा। तो अब देखो ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास 1 होगा, तो इससे अच्छे से काउंट ही मत करो, है ना, सॉलिड को भूल जाओ। अब बताओ अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखूं तो Kp क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ SO3 गैस अपॉन प्रेशर ऑफ O2 गैस टू द पावर 3/2। सिमिलरली आप Kc भी लिख सकते हो। और देखो मान लो रिएक्शन में ये ले लूं कि C सॉलिड प्लस H2 गैस, है ना, 2H2 गैस प्लस आपके पास क्या हो जाए, हाफ O2 गैस, और इससे आपको मिल जाए CH3OH लिक्विड। देखिए फिर से एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, यहाँ पर एक प्योर सॉलिड भी है और यहाँ पर एक प्योर लिक्विड भी है। तो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड के एक्टिव मास को हम कितना लेकर चलेंगे, 1। अब आप अगर यहाँ पर Kp लिखने चलो तो बताओ Kp क्या बनेगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास तो हो गया 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर क्या हो जाएगा, हाफ होगा। आप चाहें तो यहाँ पर Kc भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 2 एंड O2 टू द पावर क्या बन जाएगा, हाफ। तो अगर आपके पास कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस इन्वॉल्व है, तो आप लिक्विड और सॉलिड के एक्टिव मास को कितना लेकर चलोगे, 1 लेकर चलोगे।
समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो वे दो सिंपल केसेस जिनमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप बहुत ध्यान से समझें। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से करो। चलिए, तीसरा केस देखें। कई बार आपके पास क्या होता है, एक रिएक्शन के अंदर गैस की जगह लिक्विड्स ही लिक्विड्स होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझें इस थर्ड पॉइंट को, ये आपके बहुत काम में आएगा, इसमें आप मिस्टेक भी कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं थर्ड का, if a liquid act as a solvent, then its active mass is taken as unity। क्योंकि जब वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो सॉल्वेंट को जनरली एक्सेस में लिया जाता है, और अगर सॉल्वेंट को एक्सेस में ले लिया है तो फिर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन में हम कोई चेंज कंसीडर नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं? अगर एक लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो इन जनरल सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा ही अमाउंट में लिया जाता है। तो क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में है तो हम उसके एक्टिव मास में कोई चेंज कंसीडर नहीं करेंगे, अगर उसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूट डिसॉल्व हो भी गया तो ये आप ध्यान रखें। जब एक लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो हम उसके एक्टिव मास को 1 लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन, लेट्स से आपके पास NH3 गैस है, उस NH3 गैस को आपने H2O लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो बताओ ये क्या क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। समझ रहे आप इस चीज को? तो आप ध्यान से देखें, यहां पर ऐसा करो, आप इसको भी अभी NH3 गैस मत लिखो, इसको आप लिख लो NH4OH। एक्वस ही ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना? तो अब देखो ये एक्वस है, मतलब वाटर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट। भाई एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करना। तो अगर यहां पर वाटर सॉल्वेंट है तो मैं इसके एक्टिव मास को कितना लेकर चलूंगा? 1। तो अब अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो देखो Kp तो लिख ही नहीं सकता, इस रिएक्शन के लिए सिर्फ क्या लिखूंगा? Kc। और जब इसका Kc लिखूंगा तो क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। मैं यहाँ पर वाटर को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये सॉल्वेंट है, तो मैं इसके एक्टिव मास को कितना लेकर चलूंगा? 1 लेकर चलूंगा। समझ में आ रहा है? देखें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, CH3COO C2H5 एक्वस। ये एक एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ये रिएक्ट करके बनाता है CH3COOH एक्वस, और उसके साथ क्या बना लेता है? C2H5OH एक्वस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें और मेरे सवाल का जवाब दें कि बताओ वाटर यहां पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है या फिर नहीं? हाँ, वेरी गुड, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक्वस लिख दिया ना भाई साहब, आपने एक्वस लिख दिया, तो एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर में सोल्यूशन। तो अगर वाटर में सोल्यूशन है तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा ही होगा। तो मतलब इस रिएक्शन में भी वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर यहाँ वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो हम इसके एक्टिव मास को कितना लेकर चलेंगे? 1। यानी अगर हम इस रिएक्शन के लिए Kc लिखें तो बताओ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH अपॉन आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे? एस्टर की, CH3COO C2H5। तो जब तक एक लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तब तक हम उसके एक्टिव मास को कितना लेकर चलेंगे? 1। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट की तरह काम नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? आओ उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको पॉइंट बना लेंगे। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, मैं यही रिएक्शन दोबारा से लिख रहा हूँ। अब मेरी रिएक्शन है CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस इसके साथ मैंने मिक्स किया H2O लिक्विड,
इससे आपको क्या मिलेगा, CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड। अब आपकी रिएक्शन है, तो आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या फर्क है, दिख रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल सही फर्क है। यहाँ पर एक्वस था, एक्वस था, एक्वस था, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, मतलब ये क्या था, ये था एस्टर का पानी में सोल्यूशन, ये क्या बना, एसिड का पानी में सोल्यूशन, वो क्या बना, इथेनॉल का पानी के अंदर सोल्यूशन बना। लेकिन ये क्या है, ध्यान से देखो, लिक्विड का मतलब ये है प्योर एस्टर, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, ये 100% शुद्ध प्योर एस्टर है। दिस इज प्योर लिक्विड, प्योर वाटर, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है ना, पतंजलि के घी से भी ज्यादा शुद्ध है ये प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर, कुछ नहीं मिला हुआ इसमें, कोई पानी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध एसिटिक एसिड। इस तरह ये क्या है, ये प्योर इथेनॉल है। हाँ अरे रुक जाओ यार, इतनी तेज मत भागो, मुझे पता है आपके अंदर से आवाज आ रही है कि सारे प्योर लिक्विड हैं, सबका एक्टिव मास होगा 1, तो अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। यही तो सबसे जनरल मिस्टेक है, क्योंकि आपको दिख रहा है सबके एक्टिव मासेस 1 है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कब होते हैं, जब वो किसकी तरह काम कर रहा हो, सॉल्वेंट। आप दोनों आपके सामने हैं, आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या यहाँ वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं। अगर वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करता तो इनके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ होता, एक्वस लिखा हुआ होता। क्या लिखा हुआ होता, एक्वस। इसका मतलब यहाँ वाटर सॉल्वेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट एक्टिंग एज सॉल्वेंट। तो अगर ये सॉल्वेंट की तरह काम नहीं कर रहा है तो अब हम यहाँ पर लिक्विड के एक्टिव मास को 1 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि आपने प्योर एस्टर को के साथ प्योर वाटर मिक्स किया, उससे 2 नए सब्सटेंस बने, एक एसिटिक एसिड और एक इथेनॉल। यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ वाटर एक्सेस में था, इसमें पहले से ही वाटर था और आपने और वाटर ऐड कर दिया, जबकि यहाँ आप लिमिटेड अमाउंट में दोनों क्या करवा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो। तो ये तो ही बात लॉजिक की ट्रिक। अगर सब जगह लिक्विड 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 लिखा हुआ है तो हम उसके एक्टिव मास को कितना लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। मतलब अब आप वाटर के एक्टिव मास को यहाँ पर 1 कंसीडर नहीं करोगे। तो एक्वस है और लिक्विड लिखा हुआ है, तब तो आप एक्टिव मास क्या ले लोगे, 1। लेकिन अगर सबकी फिजिकल स्टेट लिक्विड 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 है तो फिर आप किसी के भी एक्टिव मास को 1 कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर सबके सब अपनी प्योर फॉर्म में है, कोई भी यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है। इसे ध्यान रखें, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आएगा, और साथ ही साथ आप इसे कॉपी करें। फिर हम एक और इंपॉर्टेंट केस को कवर करते हैं। फिर देखो एक और काम की चीज, ये भी आपके घूम फिर के कहीं ना कहीं काम आती ही रहेगी। तो जैसे केपी और केसी हमने डिफाइन किया, हमने बोला कि केपी क्या होता है, जब हम एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लेकर चलते हैं। कौन सी रिएक्शंस के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए। फिर हमने लिखा केसी, केसी क्या होता है, जब हम एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल लेकर चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके पास एक और केस बन जाता है, 4th पॉइंट। वो केस क्या होता है, जब रिएक्शन के अंदर एक्वस और गैसियस दोनों तरह की स्पीसी इन्वॉल्व हो। So if aqueous and gaseous both type of species are involved in the reaction, तो जब एक रिएक्शन में एक्वस और गैसियस दोनों तरह की स्पीसीज इन्वॉल्व होंगी तो उस केस में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं रिएक्शन लिखूं ये वाली, NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड गिव्स NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। जब आप ऐसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हो तो या तो आप उसे के इक्विलिब्रियम लिख लो, या फिर मैं आपको एक नाम देता हूं KPC। क्या बोल देते हैं हम इसको, KPC भी यूज कर लेते हैं। KPC क्यों यूज किया, क्योंकि देखो यहाँ पे मिक्स हो चुका है,
एक्वस भी है और गैसियस भी है। ये आपके ना बहुत काम में आएगा। आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का, वहां पर भी आपके बहुत काम में आता है। तो जब आप एक्वस और गैस दोनों स्पीसीज है तो आप क्या करोगे, एक्वस वाले के लिए तो कंसंट्रेशन यूज करोगे और गैसियस वाले के लिए आप प्रेशर यूज करोगे। मतलब इसके लिए आप केपीसी क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एक्वस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या यूज करोगे, सॉरी, प्रेशर ऑफ NH3 गैस। यानी आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना, जो जैसा है वैसा लिख दो। एक्वस वाले के लिए कंसंट्रेशन और गैस वाले के लिए क्या यूज करोगे, प्रेशर। देखो जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे लेट्स से मेरे पास है Ag प्लस एक्वस। मैंने इसके अंदर NH3 गैस पास की तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है विच इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एक्वस। सही है। अब बताओ, गैस भी है एक्वस भी है, तो फिर से हम इसके लिए क्या लिखेंगे, केपीसी। बताओ अब केपीसी किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन विच इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू प्रेशर ऑफ NH3 गैस स्क्वायर। हाँ, आप यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं करोगे NH3 की, ध्यान रखना। जब ऐसा केस आ गया तो आपको NH3 का प्रेशर ही यूज करना होगा। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि देखो जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो आपको वॉल्यूम किसका यूज करोगे, सोल्यूशन का। जबकि जब आप NH3 की कंसंट्रेशन निकालोगे तो आपको वॉल्यूम भी किसका यूज करना पड़ेगा, NH3 का। तो NH3 का वॉल्यूम और सोल्यूशन का वॉल्यूम दोनों अलग अलग होंगे। तो आप ध्यान रखना, जब एक्वस और गैसियस दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व हैं तो हम एक्वस वालों के लिए कंसंट्रेशन यूज करेंगे और गैसियस वालों के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर ही यूज करेंगे। समझ रहे हैं। चलिए, तो ये चार आपके पास डिफरेंट केसेस हैं। एक होमोजीनियस टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है गैसेस के लिए, एक हेट्रोजीनियस हो सकता है, एक जहां पर लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और फोर्थ ये जहां पर एक्वस और गैसियस दोनों तरह की स्पीसीज क्या हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं। चलिए जी, तो हमने अलग अलग रिएक्शंस के लिए KP-KC लिखना भी सीख लिया है। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो लाइन में वापस मिटाता हूँ। आई होप ये आपने कॉपी कर लिया है, नहीं किया जल्दी करो, 180 की स्पीड से धड़ाधड़। डन। चलिए, तो देखें ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखें धड़ाधड़। अरे ज़्यादा हो गया। ये कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, आपको इन रिएक्शंस के लिए KP और KC लिखना है। तो फटाफट लिखें, डिस्कस करते हैं, देखते हैं इनमें कुछ गलती तो नहीं की आपने। चलिए, हो गया, सिंपल है ना। बस देखो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, KP लिखेंगे तो KP-KC दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो KP लिखोगे तो क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर इनटू 4। इसमें देखो ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ठीक है। वैसे इसकी स्टेट डिफाइंड नहीं है इसलिए अपन लिक्विड ही लेके चलेंगे। अगर वो गैस लिखता तो फिर हम इसका भी प्रेशर यूज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड केस सॉलिड, तो बस इसके लिए KP क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S। लिक्विड अभी केस करवाया था आपको। सॉलिड तो KP हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। गैस तो KP हो जाएगा इसका प्रेशर इंटू पावर 2, इसका प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर पावर 2। ये भी ऐसा ही हो जाएगा सेम। ये वाला देखो लिक्विड, इन दोनों का एक्टिव मास लेंगे 1, तो KP हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2 गैस के बराबर। हो जाएगा, कर सकते हैं। चलिए कर सकते हैं, तो मैं आपके पास आऊँ एक बार। नहीं, मेरा कुछ सामान रह गया था इसलिए। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज, आपने ये तो देख लिया कि हम KP और KC दोनों लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। कि जैसा हमने सीखा कि हम एक गैसियस रिएक्शन के लिए KP भी लिख सकते हैं और KC भी लिख सकते हैं, तो अब हम KP और KC के बीच में क्या ढूंढने जा रहे हैं, एक रिलेशन ढूंढने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन कंसीडर करनी है। सो लेट्स कंसीडर अ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। तो क्या हो सकती है होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, आपके पास N1A गैस है प्लस N2B गैस। जैसे मैंने आपको बताया मेरी पेटेंट रिएक्शन है, ये क्या बनाएगा, ये N3C गैस प्लस N4D गैस। तो ये आपके पास एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं,
इस रिएक्शन के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, केपी लिख लेते हैं। चलो तो बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, केपी का एक्सप्रेशन बनेगा प्रेशर ऑफ सी टू द पावर n3 इंटू प्रेशर ऑफ डी टू द पावर n4 अपॉन प्रेशर ऑफ ए टू द पावर n1 इंटू प्रेशर ऑफ बी टू द पावर n2। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब आप चलें आइडल गैस इक्वेशन के पास। तो आइडल गैस इक्वेशन से हम अगर बात करें PV इज इक्वल्स टू nRT से, तो बताओ P इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, N/V इंटू RT बनेगा। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बताओ ये चीज़ क्या बन जाएगी, मोलैरिटी बन जाएगी ना। तो अगर ये चीज़ मोलैरिटी बन जाएगी तो बताओ हम P इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CRT। गुड आउट। अगर P इक्वल टू CRT एक आइडल गैस पर वैलिड है तो देखो सबकी सब गैसेज हैं, हम इनका आइडल बिहेवियर मान के चलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, बताओ आप प्रेशर ऑफ C कितना लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। बताओ प्रेशर ऑफ D कितना लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर ऑफ A लिखूं तो वो बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, और अगर मैं प्रेशर ऑफ B लिखूं तो वो बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। बनेगा ना। बस अब आप यहाँ से सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रख दो। तो जैसे आप ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखोगे, बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, Pc की जगह आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द पावर n3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT टू द पावर n4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT टू द पावर n1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT टू द पावर n2। होगा कुछ कॉमन आ रहा है, देखो RT टू द पावर n3, RT टू द पावर n4, RT हर जगह से सेम आ रहा है। तो अब क्या करो, थोड़ा सा इसको अगर अरेंज करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, C को मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर n3 लिख सकता हूँ ना। C कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर भी ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर n4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n2। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा एक टर्म विच इज RT टू द पावर n3 प्लस n4, ये तो मैथ्स है, माइनस n1 प्लस n2। सही ना। अलग कलर से लिखने का रीजन आप जान ही चुके हो। तो ये जो टर्म है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, डेल्टा NG, बोलो हाँ सिखाई थी ना। क्या सिखाया था, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कितने हो गए n3 प्लस n4 माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स n1 प्लस n2। यानी यहां से मैं इस टर्म को डेल्टा NG लिख सकता हूं। जरा गौर से देखें इसको, गौर से, हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc। तो यहां से मेरे पास एक फाइनल और अल्टीमेट रिजल्ट आया कि किसी भी गिवन गैसियस रिएक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए हम Kp इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन जो आपके इस पूरे चैप्टर में काम में आने वाला है, और ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए। रिएक्शन की शक्ल देखते आपको बताना आना चाहिए कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। कॉपी करें एक बार, अलग अलग रिएक्शंस के लिए पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई बात Kp Kc में रिलेशन क्या होता है। अब एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जांपल से यूज़ करना भी सिखा दूं, ठीक है। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, जैसे मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये CaCO3 सॉलिड गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। दूसरी रिएक्शन मैं सामने लिख रहा हूँ N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। एक रिएक्शन लिखते हैं PCl5 गैस प्लस, या चलो gives you PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। और एक हमारी रिएक्शन और है, लेट्स से H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस। अब आप मुझे बताओ, टेम्परेचर T मैंने आपको दिया हुआ है, R तो आप जानते हो गैस कांस्टेंट है। बताओ इन रिएक्शंस के लिए Kp और Kc में क्या रिलेशन बनेगा। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp Kc में क्या रिलेशन बनेगा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर 1। सॉलिड सॉलिड डेल्टा NG के लिए क्या होगी, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स तो हो गए 1 माइनस रिएक्टेंट में गैस है ही नहीं तो कितना होगा 0, 1 माइनस 0 1। बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, -2 आ गया, 2 माइनस 4। बताओ इसके लिए Kp इक्वल टू क्या बनेगा, Kc इंटू आर टी टू द पावर -2, या फिर आप इसे RT² लिख सकते हो। बताओ इस रिएक्शन के लिए, हाँ वेरी गुड, Kp इक्वल टू क्या बनेगा, Kc इंटू आर टी, और इसके लिए डेल्टा एन जी कितना हो गया 0, तो इसके लिए 0 हो गया, उसके लिए Kp हमेशा किसके इक्वल होगा, Kc। कितनी बड़ी काम की चीज़ है ना। जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 उसके लिए Kp और Kc दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। और इस तरह से हम किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए Kp और Kc को आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सही है। चलिए ये सीखने के बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं जो भी आपके बहुत काम में आता है, दैट इज यूनिट ऑफ Kp इंटू Kc। ठीक है, तो जैसा आपने देखा Kp इंटू Kc, सॉरी Kp एंड Kc, सब देखा आपके पास एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, N1A गैस प्लस N2B गैस इन इक्विलिब्रियम विद N3C गैस प्लस N4D गैस। ठीक है, इसी रिएक्शन के लिए हम Kp से दोनों डिफाइन करते हैं। तो ध्यान देना, जब हम Kp लिख रहे हैं तो हम Kp क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ C टू द पावर N3 इंटू प्रेशर ऑफ D टू द पावर N4 अपॉन प्रेशर ऑफ A टू द पावर N1 इंटू प्रेशर ऑफ B टू द पावर क्या बन जाएगा, N2। तो आप ध्यान दें, प्रेशर, बताओ प्रेशर की यूनिट हम क्या लेकर चलते हैं, जनरली ATM, वैसे तो ऐसा यूनिट तो पास्कल है पर हम ATM में लेते हैं। तो देखो ATM 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 ATM, ये बनेगा ATM की पावर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। और वैसे भी प्रेशर हम सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, तो अगर आप किसी रिएक्शन के लिए Kp की यूनिट लिखने चलो तो वो क्या बन जाएगी, ATM टू द पावर डेल्टा Ng। तो जैसे ये बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है 1, तो इसके लिए Kp की यूनिट क्या बन जाएगी, ATM। हाँ डेल्टा Ng कितना है -2, तो इस रिएक्शन के लिए यूनिट क्या बनेगी, ATM टू द पावर -2। बताओ यहाँ यूनिट क्या बनेगी, ATM, और यहाँ Kp यूनिट लेस होगा क्योंकि ATM की पावर क्या बन जाएगी 0। तो गैसियस रिएक्शन के लिए Kp की यूनिट सिंपल होती है ATM टू द पावर डेल्टा Ng। लेकिन वहीं अगर आप Kc की यूनिट लिखो, Kc की यूनिट, तो वो बनेगी ATM टू द पावर डेल्टा N, क्योंकि Kc हम सिर्फ गैसियस के लिए नहीं किसी और रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। तो वहां हम डेल्टा Ng नहीं लिखते हैं, हम डेल्टा N लिखते हैं, और डेल्टा N को हम यहाँ क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स involved in the expression of Kc minus moles of reactant, सेम वही involved in the expression of Kc। समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी लिखा था कि NH4OH aqueous प्लस H2O लिक्विड क्या बनाएगा, बताओ ये NH4 प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous। अगर मैं इसके लिए Kc लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4। मैं वाटर को कंसीडर नहीं करता हूं क्योंकि उसके कोफिशिएंट को मैं यहाँ ले जाता हूं। तो देखो Kc की यूनिट क्या बनेगी, कंसेंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो जब आप Kc के लिए लिख रहे हो, सॉरी मैंने ATM लिख दिया, ये क्या बनेगा, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा N। तो आप डेल्टा N में सिर्फ किसको काउंट करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, यानी इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर टू द पावर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए Kp और Kc की यूनिट्स लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में क्लैरिफाई कर दिया था जब मैंने एक्टिव मास डिफाइन किया था कि एज सच एक्टिव मास की कोई यूनिट नहीं होती है, बस हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होती है वो हम मतलब क्यों नहीं करते यूनिट डिफाइन, वो आप आगे समझोगे जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो अभी तो एक नया डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है इससे, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लेकर चलते हैं। लेकिन लॉजिकली तो Kp और Kc की यूनिट होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब एक्टिव मासेस होते हैं। एक्टिव मासेस यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मैं आपको लास्ट क्लास पहले ही बता चुका हूँ। तो हम बोल देते हैं कि हमने बोला कि भाई आप एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लेकर चल रहे हो, इसलिए जो प्रेशर की यूनिट है चलो वही आप क्या करो,
केपी की यूनिट भी लेकर चल सकते हो, है ना। चलिए, तो ये अपने काम की चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ केपी और केसी निकाल सकते हो। तो गैसेस के लिए डेल्टा एनजी हो गया, लेकिन अगर आप केसी लिख रहे हो तो आप सिर्फ उनको काउंट करो जिनका एक्टिव मास आप कंसिडर कर रहे हो, जिनका नहीं कर रहे हो उनके रिस्पेक्ट में हम यूनिट भी काउंट नहीं करेंगे। कर लोगे ना छोटा सा काम, बाकी क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो हम उनको इसी के बेसिस पर यूज़ करते रहेंगे। चलिए, ऐसा चीज़ कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, ये सब सीखने के बाद कि केपी केसी को कैसे रिलेट करते हैं, क्या केपी और केसी की यूनिट्स होती है, हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो, ये जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिले, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है और ये कई चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपके लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं, क्योंकि ये अपने आगे टूल की तरह काम में आएगा। ठीक, और एक चीज़, कई बार अलग अलग आपको रिएक्शंस दी जाएंगे, चलो छोड़ो, वो मैं आपको भी साथ साथ ही बताऊंगा। टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो आपका सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या चीज? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर कोएफिशिएंट। हाँ होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है ना, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है। कौन सी कंसंट्रेशन होती है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। केसी की वैल्यू भी क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक, अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगी तो जैसे प्रोडक्ट की बदलेगी वैसे रिएक्टेंट की बदलेगी, दोनों की चेंज होती है, लेकिन केसी की ओवरऑल वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो इसे ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना किसी गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है, ना वो किसी कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। यहाँ लिखा नहीं है वो पॉइंट, मैं आपको लिखवा चुका हूँ जब मैंने केसी डिफाइन किया था। और आप ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ना वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम पे, ना मोल्स पे, ना कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर ये बता सकते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा या कम, लेकिन आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर ये नहीं बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम 10 सेकंड में आ गया होगा या फिर 20 सेकंड में आ गया होगा। समझना इस बात को। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने में कितना टाइम लगा होगा। तो दो तो वे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, रिएक्शन को आपने कैसे लिखा है उसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो तो आपने क्या किया है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को इंक्लूड किया है। तो जैसे जैसे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदलेगी वैसे वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। तो अगर अभी मैं इसके लिए केसी लिखूं तो केसी क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अब मैंने रिएक्शन बदल दी, मैंने रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस गिव्स HI गैस। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिखूं, बताओ वो क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर हाफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 टू द पावर हाफ। तो अगर आपने रिएक्शन की शक्ल बदल दी, स्टोइकियोमेट्री बदल दी, तो फिर आपके केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के साथ ये बदल रहा है तो केसी की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट, व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड इट्स के वैल्यू गेट इनवर्स्ड। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी, एक रिएक्शन लिखी गई है A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C,
और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। अगर आपने इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया C इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस बी, बताओ अब इस नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/Kc के इक्वल हो चुका होगा। किसके इक्वल हो चुका होगा? 1/Kc के इक्वल हो चुका होगा। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट अभी आपकी बहुत काम में आने वाली है कि अगर आपने गिवन रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो उसकी K वैल्यू भी क्या हो जाएगी? उल्टी। K वैल्यू से हमारा मतलब है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो चुका होगा। सही है, चलिए फिर मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। देखें दूसरा, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर दैट नंबर गोज टू द पावर ऑफ K। सपोज यही रिएक्शन है वापस से A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C। अगर आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2A प्लस 2B गिव्स 2C। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हो सकता है आपने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया हो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? हाफ A प्लस हाफ B गिव्स हाफ C। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो रूट Kc के इक्वल हो चुका होगा। इसका प्रूव भी कर सकते हो। देखो जैसे आप इस रिएक्शन के लिए Kc लिखो तो इस रिएक्शन के लिए Kc लिखोगे तो क्या बनेगा? C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। और इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा? C अपॉन A इंटू B। देखो रिलेट करो, ये वैल्यू इस वैल्यू का स्क्वायर है। ऐसे जब इस वैल्यू को लिखोगे कि इक्विलिब्रियम आप, तो क्या लिखोगे? रूट C अपॉन रूट A इंटू रूट B। तो देखो ये वैल्यू इस वैल्यू का रूट लेने पर आएगी। बहुत सिंपल है। आप तो देखो अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है या फिर डिवाइड कर दिया है तो वो नंबर सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? K की पावर पे। अगर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है तो देखो 2 पावर पे, 2 से डिवाइड करने का मतलब आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो देखो हाफ भी कहाँ पहुंच गया है? इसकी पावर पे पहुंच गया है। कर सकते हैं। चलिए तो देखो दो चीजें सीखी क्या? एक रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो K वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, रिएक्शन को इसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी K वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने दो रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दिया, क्या कर दिया? ऐड। या फिर आपने क्या कर दिया? उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सपोज एक रिएक्शन थी ये A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। दूसरी रिएक्शन थी C प्लस डी इन इक्विलिब्रियम विद E, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अब अगर आपने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो देखो C से C कैंसिल, रिएक्शन क्या बन जाएगी? A प्लस बी प्लस डी इन इक्विलिब्रियम विद E। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 इंटू K2 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया होता तो फिर K3 की वैल्यू कितनी आ चुकी होती? K1 अपॉन K2 हो चुकी होती है। तो ये आपके पास 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट और इनका बहुत अच्छा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है जिस पर मैं अभी आने वाला हूँ। क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। क्या है कि आपको क्या करेगा? वैसे 2-3 रिएक्शन दे देगा, उन 2-3 रिएक्शंस को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, उल्टा करके, पुल्टा करके आपको एक नई रिएक्शन बनानी होगी। मैं इसको बोलता हूँ साम दाम दंड भेद। साम मतलब सम, दाम मतलब सब्ट्रैक्ट, दंड मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उल्टा हो गया। साम दाम दंड भेद मतलब साम मतलब सम करना, ऐड करना, दाम मतलब डिवाइड करना किसी नंबर से, दंड मल्टीप्लाई करना, भेद मतलब दोनों रिएक्शंस को आपस में क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना। तो किसी भी तरीके से कुछ भी करके आपको एक रिएक्शन बनानी होगी। जो ऑपरेशन आप रिएक्शन पे लगाओगे उसका करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर लगाना होगा। कैसे? चलिए तो उसके लिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं। एक बार आप ये कॉपी कर लो फटाफट से, फिर हम उस रिएक्शन से बात करते हैं। चलिए हो गया। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट और जो मैं आपसे कह रहा था शुरुआत में, ये आप लिख लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड डज नॉट चेंज विद प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। ये काम की चीज़ है, अब आगे तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे। हो गया। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको टॉपिक सिखाया वो अब आपको ढंग से समझ में आए, उसके लिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन इज दिस कि आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं। रिएक्शन इज दिस, फर्स्ट रिएक्शन इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। उसके अलावा जो आपको सेकेंड रिएक्शन दी हुई है वो कुछ ये है, N2 गैस प्लस O2 गैस gives 2NO गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और जो आपको थर्ड रिएक्शन में दे रहा हूं
हाँ वो क्वेश्चन मेरे सामने उधर लिखा हुआ है इसलिए, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। करना क्या है, what you have to do is you have to calculate equilibrium constant for the reaction। अब आपको एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, और वो रिएक्शन जो है आपकी, वो रिएक्शन है 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। ठीक है, आपको अपना आंसर K1, K2, K3 टर्म जो मैंने आपको सिखाया, आपको इन तीनों रिएक्शंस को चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, आपको ये रिएक्शन जनरेट करनी है। लेट्स सी आप ये काम कर पाते हो या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। बस एक छोटा सा हिंट, जो रिएक्शन बनानी है उस पर फोकस करें, ट्राई करें। चलिए, तो अगर आपने से आंसर कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आएगा K2 स्क्वायर इंटू K3 टू द पावर 6 अपॉन K1 स्क्वायर। हाँ जी, बस एक ही क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट आपको चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपसे नहीं हुआ है तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। देखो पहले इस पर फोकस करो जो रिएक्शन आपको चाहिए। तो देखो आपको NH3 चाहिए लेफ्ट साइड, O2 चाहिए लेफ्ट साइड, NO चाहिए राइट साइड, H2 चाहिए राइट साइड। रिएक्शंस को देखें, ये NH3 यहाँ पे राइट साइड है, मुझे NH3 कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड। तो पहला काम करो, इस रिएक्शन को कर दो उल्टा। रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2NH3 गैस गिव्स, क्या बनेगा बताओ, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। सही है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K1। लेकिन आपको चाहिए 4NH3। देखो NH3 और कहीं पे है ही नहीं, तो 4 यहीं से जनरेट करना होगा, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई और करना है। तो देखो ये बन जाएगा 2N2, ये बन जाएगा 6H2 और ये बन जाएगा 1/K1 स्क्वायर। सही है। फिर NO आपको चाहिए राइट साइड, NO राइट साइड ही, लेकिन यहाँ 4NO है, यहाँ 2NO, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2N2 गैस प्लस 2O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 4NO गैस। बताओ इसके लिए क्या बन जाएगा, K2 स्क्वायर। फिर H2 चाहिए इस साइड, इसी साइड है, लेकिन 6, तो इंटू 6 करो, तो जैसे इंटू 6 करोगे ये बनेगा 6H2 गैस प्लस 3O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 6H2O गैस। और अब ये बन जाएगा K3 टू द पावर 6। इन तीनों को ऐड करें तो देखें 2N2 से गया 2N2, 6H2 से 6H2, बाकी बची आपकी यही रिएक्शन। क्योंकि आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, K2 स्क्वायर इंटू K3 टू द पावर 6 अपॉन K1 स्क्वायर। सही ना। बस तो ये तो इसका मान लो आप सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर से एक है। बाकी क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान मिलेंगे, वो आप देखना है डीपीबीज में और कई जगह जब आप बुक्स वगैरह सॉल्व करोगे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, एक बार आपने इसकी ठीक से प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी वैसे वैसे उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। सही है, समझ गए। चलिए, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। अब हमने देख लिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और रिएक्शन की शक्ल पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंस। प्रेशर बदलो, वॉल्यूम बदलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम सुना बताए एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। उसको सीखने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं एक लॉ जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो ये मैंने आपको गैसीय स्टेट में पढ़ाई दिया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद है ना, रिसेंटली पढ़ा था हम लोगों ने बस। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपसे क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर आपको किसी गैस का
पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर P, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, क्या बनता है, हाँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अरे वाह, आपको तो याद है, सही है। चलो, तो किसी भी गैसियस मिक्सचर में अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर बनेगा। एक चीज तो मैंने आपको ये सिखाई थी। दूसरा, ध्यान देना, मैंने आपको ये टूल पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूँ, इस चैप्टर में अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत काम में आने वाली है। अगर सपोज आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है और उसका टोटल प्रेशर है P, अभी मान लो दो ही गैस ले रहा हूँ, गैस 1 और गैस 2, इसके मोल्स हैं N1 और इसके मोल्स हैं N2, तो बताओ दोनों का मोल रेशियो कितना हो गया, N1:N2। तो ये टूल आपकी फास्टर कैलकुलेशन के लिए है। किसी भी गैस का टोटल प्रेशर हमेशा गैसेस के मोल्स के रेशियो में डिवाइड होता है। किसके रेशियो में डिवाइड होता है, मोल्स के रेशियो में। तो अगर टोटल प्रेशर P को मैं N1:N2, अगर मैं N1 और N2 के रेशियो में कनेक्ट करूं तो बताओ इसके हिस्से में कितना आएगा, N1/N1 प्लस N2 इंटू P, और इसके हिस्से में कितना आएगा, N2/N1 प्लस N2 इंटू P। क्या आप ये चीज समझ रहे हैं? टोटल है यही फॉर्मूला, लेकिन उसका एक दूसरा फॉर्म है क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। अगर आपको प्रेशर पता है और गैसेस के मोल्स पता है तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कुछ मत करो, टोटल प्रेशर को गैसेस के मोल्स के रेशियो में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, जैसे मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इस गैसियस मिक्सचर में मेरे पास 3 गैसेस हैं, एक है CH4, एक है O2 और एक है SO2। इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है लेट्स से 10 atm। कितना है, 10 atm। और मैंने इस गैस मिक्सचर में तीनों गैसेस के इक्वल मासेस लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, इक्वल मासेस। बताओ तीनों गैसेस के मास इक्वल है, टोटल प्रेशर 10 atm है, मुझे हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो एक तरीका तो है कि आप फॉर्मूला लगाओ, या फिर जो तरीका मैंने सिखाया तो मैं इसको सिखाना चाह रहा हूं आपको। देखो इस गैस का मास भी W है, W है, W है ना, तो W W W, तीनों गैस का मास इक्वल है। अब आप क्या करो, ये तो है इनका मास, मास रेशियो तो हो गया 1:1:1। मास से आप निकालो इनके मोल्स। अच्छा, कभी कभी ना आपके साथ ऐसी दिक्कत भी आ सकती है कि आपको मास रेशियो दिया होगा, तो कोई बात नहीं, मास रेशियो से मोल्स रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ सिंपल, मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखो CH4 का मोलर मास कितना होता है 16, तो W/16, ये W/32 और ये W हो गया 64। सही है ना। अब देखो इन तीनों का एलसीएम आएगा 64, तो यहाँ 64 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4:2:1। ये आ गया इन तीनों गैसेस का मोल रेशियो आ गया। अब अगर आपके पास इनका मोल रेशियो आ गया है और आपको हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करो, ये जो आपका 10 atm प्रेशर है उसको आप क्या कर सकते हो, 4:2:1 के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो बताओ 10 को 4:2:1 में डिवाइड करोगे तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 4/8 × 10, सॉरी 4/7 आएगा। इसके हिस्से में कितना आएगा, 2/7 × 10, और इसके हिस्से में कितना आएगा, 1/7 × 10। यानी ये हो गया मीथेन का पार्शियल प्रेशर, ये हो गया O2 का पार्शियल प्रेशर, ये हो गया SO2 का पार्शियल प्रेशर। हाँ मुझे पता है, ये सोच रहे हो कि सर अभी अभी क्यों करवा रहे हो, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इस चीज़ को काम में लेने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएं, ताकि जब तक लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे तब तक आप अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके रख सकते हो। और वैसे भी ये आपके बहुत काम में आने वाला टूल है, इसका ध्यान रखें, रख लोगे। चलिए, तो ये मैंने आपको रिवाइज करवाया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है और कैसे उसे हम एज ए टूल यूज़ करेंगे। कॉपी करें, फिर हम बढ़ते हैं अपनी कैलकुलेशन ऑफ KP एंड KC के ऊपर। तो चलिए अब मूव करते हैं। अब हम बस एंटर कर चुके हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर। अभी तक हम लोगों ने बेसिक टर्म सीखे केमिकल इक्विलिब्रियम में जो जो यूज आते हैं, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद कैलकुलेशन ऑफ KP एंड KC फॉर वेरियस रिएक्शन। तो अलग अलग तरह के रिएक्शंस के लिए हम लोग KP KC कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए हम यहाँ पर दो तरह के मेथड्स यूज करते हैं। एक तो होता है मोल मेथड,
कौन सा मेथड होता है? मोल मेथड। जो दूसरा होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। ठीक है, तो ऑर्डरिंग इसीलिए की है कि पहले हम मोल मेथड यूज करेंगे, उसमें कंफर्टेबल होंगे, फिर वहां से हम सीखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है और फिर उसको यूज करेंगे। दोनों ही आसान है, लेकिन यहाँ से आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, उसके बाद इसको यूज करना और आसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मोल मेथड को। तो ये दोनों को क्लासीफाई करने के बाद आप दोबारा से अपनी हेडिंग डालें, दैट इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोल मेथड। तो नाम से तो लग रहा है हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल से डील किया करेंगे। तो कैसे हम अलग अलग रिएक्शंस के लिए केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद रिएक्शंस जिनका डेल्टा एनजी कितना होता है? 0 होता है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 0। तो जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ इस रिएक्शन का, कि आपके पास रिएक्शन है 2HI गैस gives H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना सिखाऊंगा। फॉर्मूला नहीं याद रखना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, प्रोसेस समझना है। कैसे मैं कैसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसी मतलब केसी कैलकुलेट कर रहा हूँ सॉरी, और कैसे मैं इस रिएक्शन के लिए केपी कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर सेम वही प्रोसेस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी लगाना होगा। देखना ध्यान से, पहले हम लिखते हैं टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, तो हमने मान लो HI लेकर शुरू किया, तो कुछ भी नहीं, देखो दो चीज़ हो सकता है आपने शुरू से H2I2 लिया हो, वो कैसे हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमने रिएक्टेंट से शुरू किया है और इसका A मोल लिया है। ये दोनों 0 0 थे। जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सही है। चलिए, अब क्या होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा, तो हमने लास्ट लेक्चर भी सीखा था, क्या होता है रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों नहीं इक्वल नहीं होते, क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसके x मोल चले गए और वो किस में कन्वर्ट हो गए? H2 और I2। तो ध्यान से देखना, 2 मोल से कितना बनता है? 1। बताओ 1 से कितना बनेगा? हाफ। तो इसके x मोल से ये कितना बनेगा? x/2 मोल बनेगा। सही है। सिमिलरली बताओ ये I2 कितना बनेगा? ये भी x/2 मोल बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kc लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? Kc। तो बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर। सही है। ये सब तो क्या है? मोल्स। क्या है? मोल्स। अभी आपको मोल से क्या कैलकुलेट करनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप यहां पर देखो हर एक स्पीसी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो मोल्स से कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, A माइनस x/v, x/2v, और ये बन जाएगा x/2v। देखो ये स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आप लोग इसमें गलती कर देते हो, जल्दबाजी में आप यहां तक पहुंच जाते हो और वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल जाते हो। तो इसको आप अपनी आदत बनाएं। कई रिएक्शंस में वॉल्यूम से डिवाइड नहीं भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे ये रिएक्शन। लेकिन कई रिएक्शन ऐसी है जिसमें आप वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करोगे तो सारा गेम ही बदल जाएगा। इसलिए ये स्टेप को अपनी आदत बना ले। आपने मोल्स निकाल ली अगर इक्विलिब्रियम पर, अगर आपको इक्विलिब्रियम पर मोल्स पता है तो उससे डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो आपको क्या मिल जाएगी? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो देखो सबकी कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ आप Kc की वैल्यू लिखो। बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x/2v इंटू x/2v अपॉन A माइनस x/2v होल स्क्वायर। सही है। अब देखो 2v और 2v 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर से 4v स्क्वायर कैंसिल। इसलिए मैंने आपसे कहा अगर आप ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होता है, अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म कैंसिल होने वाला है। लेकिन जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन जी 0 नहीं होता है उनके लिए फर्क पड़ता है अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड ना करो। तो क्योंकि आप भूल जाओगे, इसलिए अपनी आदत बना लो कि कैसी लिखना है, चेक कर लो कि मोल्स हैं, तो मोल्स को आप किससे डिवाइड करोगे? वॉल्यूम से। सही है। चलिए, ये आ गया Kc। तो बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये बन गया
एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, या फिर आप चाहो तो इसे x अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो ना। अच्छा एक चीज बताओ, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना है? 0। तो अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 है तो हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा था कि Kp इज इक्वल्स टू क्या होता है? Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अगर इसका डेल्टा एन जी 0 है मतलब इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। ये तो आ गया Kc, मतलब Kp भी यही आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन चलो हम उसे क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां तक आ रहा हूं, मतलब जब मुझे Kp निकालना है तब भी मैं यहां तक की रिएक्शन तो एज इट इज ही लिखूंगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना चाहता हूं तो Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ H2 गैस इंटू प्रेशर ऑफ I2 गैस अपॉन प्रेशर ऑफ HI होल स्क्वायर, बोलो बनेगा। ये चलो ऐसा करते हैं, Kp दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप ये Kc का एक्सप्रेशन लिख लो ताकि मैं फिर से शुरू से आपको बताता हूं कि कैसे हम इस रिएक्शन के लिए Kp कैलकुलेट करेंगे और हम प्रूव भी करेंगे कि Kp और Kc दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। चलिए तो अब मैं आपको सिखाता हूं इसी रिएक्शन के लिए Kp कैलकुलेट करना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो ये Kc की वैल्यू को बचा के रख रहा हूं क्योंकि तो मुझे प्रूव करनी है, बाकी सब मैं उड़ा देता हूं शुरुआत से, ठीक है। अलग से करते हैं वापस से कि जब आपको Kc कैलकुलेट करना था तो आपने क्या प्रोसेस किया। अब जब आपको Kp कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखना, जब आपको Kp कैलकुलेट करना है, ये इसकी इनिशियल मोल्स हैं। अगर मैं बात करूं मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो मान लो इसमें से x मोल चले गए तो a माइनस एक्स, ये कितना बनेगा? x/2, ये भी कितना बनेगा? x/2 बनेगा। दूसरा, पहले हमने v माना था, अब मैं मान रहा हूं p। p क्या है? p इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम बोल लो या कंटेनर बोल लो, उसका टोटल प्रेशर है P इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? Kp। तो बताओ Kp जब आप यहां पर लिखोगे तो Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 अपॉन प्रेशर ऑफ HI होल स्क्वायर बनेगा। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। आपको हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर मैं H2 निकालूं तो वो क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर। तो बताओ मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ H2। तो मोल्स ऑफ H2 तो है x/2 अपॉन टोटल मोल्स। देखो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर? इक्विलिब्रियम पर जो टोटल मोल्स होंगे तो सबके मोल्स को ऐड कर दो, तो a माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस x/2 कितने हो गए? a। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा P इंटू x/2a। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैंने आपको थोड़ी देर सिखाया था कि देखो इक्विलिब्रियम पर H2 और I2 के मोल्स क्या हैं? सेम है। मैं इसको प्रूव भी करके दिखा रहा हूं अभी। इक्विलिब्रियम पर H2 और I2 के मोल्स सेम है। अगर इनके मोल्स सेम है तो इनके प्रेशर्स भी सेम होंगे। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। चलो प्रूव कर लेते हैं। बताओ प्रेशर ऑफ I2 क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, तो मोल्स ऑफ I2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बताओ प्रेशर ऑफ I2 कितना हो गया? Px अपॉन 2 है। तो यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, और देखो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है? सेम। तो आप ये टूल बना लें, अगर कभी भी किसी गैसेस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर दो गैसेस के मोल्स सेम हैं तो उनके पार्शियल प्रेशर्स भी क्या आएंगे? सेम। अरे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो, लिखना ही नहीं है। मैं इतनी बार याद दिलाऊंगा, इतना यूज कराऊंगा क्वेश्चन में कि आपको अपने आप याद होगा, आप ना चाहते हुए भी इसको अपने आप याद रख लोगे। खैर H2 आ गया, I2 आ गया। बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना होगा? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI जो होगा वो हो जाएगा HI के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर भी। आ गए? बस अब इन वैल्यूज को उठा के Kp का एक्सप्रेशन लिखो। तो बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ H2 Px/2a इंटू I2 Px/2a अपॉन HI a माइनस x/a इंटू P
होल स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर से गया पी स्क्वायर, ए स्क्वायर से गया ए स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। यार हमने केसी लिखते टाइम में गलती कर दी, हाँ आपको याद है क्या, वो यहाँ पे 4 लिखना था तो ये अंदर 2 आ जाएगा क्योंकि वो x/2 था ना, x/2 तो हमने 4 गायब कर दिया था। तो देखो आप इस वैल्यू को फिर से x/2 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमसे 2 मिस हो गया था, x/2 वाला, तो आप करेक्ट कर लेना। अब आप देखो kp और kc दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, एग्जैक्टली सेम आ रही है, और वो आनी भी थी क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, तो डेल्टा एन जी 0 है तो kp किसके इक्वल होगा, kc के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखना, ना आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना आपको ये, आपको प्रोसेस ध्यान रखना है कि जब आपको kc निकालना है तो पहले सबके इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकालो, उनकी रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से डिवाइड करो तो कंसंट्रेशन आएगी, फिर आप kc निकाल सकते हो। आपको kp निकालना है तो इक्विलिब्रियम के मोल्स निकालो, टोटल मोल्स निकालो, हर एक का पार्शियल प्रेशर निकालो, और फिर आप इस रिएक्शन के लिए kp भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। चलिए तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, इसका और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम और रिएक्शंस के लिए भी kp और kc कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।